Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students, at Punjab Group of Colleges, Narowal. Today our discussion topic is uses of ethine and comparison of its reactivity. आज हमने इथाइन के इस्तेमाल पढ़ने हैं, तो 5 इसके इस्तेमाल हैं, तो साथ साथ देखते जाते हैं कि कौन कौन से इसके यूजेस हैं, वो डिस्कस करते हैं। अगर हम पहले यूजेस की बात करें तो जो इथाइन उसको हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग और कटिंग पर्पस के लिए। किसी भी मेटल को वेल्डिंग करने के लिए या उसको कट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इथाइन यूज़ करते हैं। अगर हम इसका दूसरा यूज़ देखें तो इसको हम यूज़ करते हैं अल्कोहल, एसिटिक एसिड और एसिटाल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए। यानी कि इथाइन से हम कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं, एसिटिक एसिड बना सकते हैं और एसिटाल्डिहाइड बना सकते हैं। थर्ड वन यूज़ है कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं पीवीसी, ये जो पाइप होते हैं सैनिटरी सिस्टम के जो पाइप हैं, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड ये बना सकते हैं, पॉलीविनाइल एसिटाइल बना सकते हैं, पॉलीविनाइल ईथर या ऑर्लन। ऑर्लन ये एक नया वर्ड है। व्हाट इज़ ऑर्लन? ये बच्चों पॉलीमर्स की ही एक टाइप है, या ऐसे कह लें इट इज़ अ पॉलीमर दैट इज़ अ टाइप ऑफ विनाइल, या ऐसे कह लें कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पॉलीमर। ये पॉलीमर की ही एक टाइप है ऑर्लन। ये ऑर्लन क्या है, पॉलीमर ही है ये। तो ये पॉलीमर किसका है, ये पॉलीमर है विनाइल साइनाइड का। तो आपने इस तरह इसको याद रखना है कि ये किसकी टाइप है, ये पॉलीमर की ही टाइप है। उसके बाद 4 की बात करते हैं कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए भी। यानी कि जो रिएक्शंस हमने पीछे पढ़े हैं ना, उसमें से ही हम ये बात कर रहे हैं कि हम इसको या इथाइन को किस किस की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वही यूजेस इसके हो जाएंगे। तो कौन से यूज़ है इसका, फोर्थ वाला एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड एज अ सॉल्वेंट फॉर वार्निश रेजन्स एंड रबर। यानी कि इसको वार्निश वगैरह जो आप पेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या रबर है, रेज़न है जिसकी जो नेचर है वो स्टिकी है, उसके लिए यूज़ करते हैं। वार्निश को तो वैसे किसी चीज़ की सरफेस को वार्निश करने के लिए या उसको चमकाने के लिए, चमकदार बनाने के लिए आप वार्निश का इस्तेमाल करते हैं। 5th एंड लास्ट यूजेस है राइपनिंग ऑफ फ्रूट। आर्टिफिशियल तौर पे आप लोग फ्रूट को पकाते भी हैं, तो उसके लिए हम एक पाउडर यूज़ करते हैं दैट इज़ इथाइन। तो इथाइन को फिर हम किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफिशियली फ्रूट को पकाने के लिए। तो ये हो गए इथाइन के यूज़। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद जो कंपैरिजन आ रहा है रिएक्टिविटी का, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छी तरह से इसको समझना ज़रा। तो इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, अल्कीन, उसके बाद अल्काइन, फिर थर्ड वन पे अल्केन। यानी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर देखा जाए तो अल्कीन मोर रिएक्टिव है, उसके बाद अल्काइन लेस रिएक्टिव है, और सबसे कम रिएक्टिव कौन सी है, अल्केन रिएक्टिव है। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए वाई अल्कीन इज़ मोर रिएक्टिव दैन अल्काइन, या अल्काइन इज़ लेस रिएक्टिव दैन अल्कीन, तो उसकी आपने रीज़न क्या लिखनी है, वहाँ आपने 2 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है एक्सपोजर कह लें या एक्सपोजन कह लें ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने एक्सपैंड होते हैं, और दूसरा उसमें जो एस ऑर्बिटल है उसका करैक्टर क्या है। इन दोनों पॉइंट्स की बेस पे हमने इस शॉर्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो देना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक्सपोजन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की। तो इसके लिए हमें अल्कीन और अल्काइन, तो आपको पता है अल्केन की रिएक्टिविटी तो है ही नहीं है ना, बहुत कम रिएक्टिव है, क्योंकि इसमें जो कार्बन कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड है, वो सारे जो कार्बन की टेट्रावलेंसी है फुली सेटिस्फाई है, उसमें सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से उसकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत कम है, यानी उसमें हम एडिशन नहीं करवा सकते। तो रह गई बात अल्कीन और अल्काइन की, तो हम ये देख लेते हैं अल्कीन और अल्काइन। तो ये मैंने एक फार्मूला अल्कीन का लिखा है और एक अल्काइन का लिखा है, जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है ये अल्कीन है, जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ये अल्काइन है। अब हम इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की एक्सपोजन या एक्सपोजर की बात कर लेते हैं कि कितना ये एक्सपैंड हुआ है। तो अगर मैं रफ सी डायग्राम बनाना चाहूँ
अल्कीन की तो आपने ये पहले भी बनाई हुई है, इसको आपने दोबारा से देख लेना है। आपने जब इसकी डायग्राम पढ़ी थी तो इस तरह पढ़ी थी, ये कार्बन टू कार्बन, इसमें एक इस तरह का बांड बना था कार्बन के साथ सिग्मा बांड, इस कार्बन का भी सिग्मा बांड, और एक इधर हाइड्रोजन लगी हुई थी और एक इधर हाइड्रोजन लगी हुई थी। इसी तरह इस कार्बन के साथ भी एक इधर हाइड्रोजन लगी हुई है, एक इधर हाइड्रोजन लगी हुई है, और एक अल्कीन के अंदर एक अनहाइब्रिडाइज होता है, यानी कि देखें जो अनहाइब्रिडाइज है हमने इसको इस तरह शो करना है कि वो सिग्मा बांड के परपेंडिकुलर हो, तो ये सिग्मा बांड के परपेंडिकुलर और ये भी सिग्मा बांड के परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन लगी हुई है, यहाँ भी हाइड्रोजन लगी हुई है, यहाँ भी हाइड्रोजन लगी हुई है, यहाँ भी हाइड्रोजन लगी हुई है। तो ये वाला स्ट्रक्चर बच्चों आपने पहले पढ़ा हुआ, इसलिए मैं आप इसको थोड़ा सा ना रफ सा बना रहा हूँ ताकि आपको जो पीछे पढ़ा था वो याद आ जाए। अब इसमें हमने देखना है कि जो एक पाई बांड बना है, जो डबल बांड है उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई बांड होता है। तो पाई बांड को तोड़ना बहुत आसान होता है। ये जो कार्बन के साथ बांड बना हुआ है ये तो सिग्मा बांड है, सिंगल बांड इज़ ऑलवेज सिग्मा बांड, और जो दूसरा एक होगा वो पाई बांड होगा, जो इस तरह जिन्होंने एक दूसरे के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग की होगी। तो ये कौन सा बांड है, ये पाई बांड बना हुआ है। अब इस पाई बांड को तोड़ना बहुत आसान है। अब ये जो पाई बांड में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं ये न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर हैं, ये बात याद रखनी है आपने कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से दूर हैं। तो इस वजह से बाहर से कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आके इसके ऊपर अटैक करके ये बांड ब्रेक करके इसके साथ अटैच हो सकता है। ये बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, कि वो सब्स्टिट्यूएंट जिसने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमला करना है या उसके साथ आके अटैच हो जाना है और बांड को ब्रेक कर देना है। तो जब बाहर से कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा यहाँ से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमला करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये बात होगी अल्कीन की। तो ये इसकी रिएक्टिविटी है, यानी कि इसमें जो एक्सपोजन है पाई इलेक्ट्रॉन की ये बहुत ज़्यादा है, मोर एक्सपोजन्स है, जिसकी वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है वो भी ज़्यादा है। तो अल्कीन की हमने देखा कि पाई इलेक्ट्रॉन दूर होने की वजह से न्यूक्लियस की इसके ऊपर गिरफ्त कम थी, तो कोई बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आके इसके ऊपर अटैक करके इसके साथ अटैच हो सकता था। लेकिन अगर हम बात करें अल्काइन की, तो अल्काइन की अगर हम बात करें तो अल्काइन का स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ आपके सामने ड्रा करने की कोशिश करता हूँ कि ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बांड था। एक तो उसमें सिग्मा बांड बना था ना ये वाला इसके साथ, और एक इसके साथ यहाँ एच लगा हुआ था। अगर आपको इसका अल्काइन का स्ट्रक्चर याद हो तो इस तरह का स्ट्रक्चर था। अल्कीन में एक अनहाइब्रिडाइज था और अल्काइन में दो अनहाइब्रिडाइज थे, और आपने दोनों को इस तरह शो करना है कि वो सिग्मा बांड के परपेंडिकुलर हों। ये आपने बात पीछे की थी। अब एक सिग्मा बांड तो ये बन गया, और ट्रिपल बांड में बच्चों एक सिग्मा होता है और दो पाई बांड होते हैं। अब आपके जहन में तो ये आना चाहिए कि अगर इसमें दो पाई बांड है तो ये तो फिर ज़्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए थी अल्कीन से, लेकिन ये अल्कीन से लेस रिएक्टिव है। उसकी वजह अब जानिए कि जो ट्रिपल बांड है उसमें एक सिग्मा है और दो पाई बांड है। तो जब आप लोगों ने अल्काइन की एसिडिक नेचर पढ़ा था तो उसमें एक बात कही थी कि ट्रिपल बांड की वजह से कार्बन टू कार्बन ये जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है। अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बांड है तो इसकी वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर कार्बन जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वाले जो ऊपर ओवरलैपिंग पैरेलल ओवरलैपिंग से बने थे, इन बॉन्ड्स को भी अपनी तरफ मजबूती के साथ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दोबारा से सुने ज़रा। जो कार्बन है जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी वजह से ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इसका जो बॉन्ड है जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगी, और बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होने की वजह से फिर क्या होगा, जो कार्बन है वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन में मौजूद इलेक्ट्रॉन को या पाई बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तेज़ी के साथ मजबूती के साथ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी,
और अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक भी करना चाहेगा तो वो इजीली अटैक नहीं कर सकता। जब यहाँ पर अटैक नहीं होगा, बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसमें आपने देखा कि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन की एक्सपोजर थी वो कम थी, जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रोफाइल बाहर से आके इसके ऊपर अटैक नहीं था कर सका। तो पहला पॉइंट आपने कौन सा इसमें डिस्कस करना है, एक्सपोजर्स या एक्सपोजर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का। और अब हम दूसरी बात करते हैं एस पी करैक्टर, यानी कि करैक्टर ऑफ एस ऑर्बिटल। तो अल्कीन में अगर हम बात करें तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और अगर अल्काइन में बात करें तो इसमें sp होती है। अब दोनों में s करैक्टर देख लें। जो अल्कीन है उसमें s करैक्टर होता है 33%, क्योंकि हमने 100 को इक्वली डिवाइड करना ना। तो इसमें अगर हम बात करें अल्काइन में तो उसमें यहाँ हमारे पास जो एस पी हाइब्रिडाइजेशन है उसमें 50% एस करैक्टर है, अल्काइन में 50% एस करैक्टर है और 50% ही उसमें पी करैक्टर है। तो जिसमें जितना ज़्यादा एस करैक्टर होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। तो अब आप देख रहे हैं कार्बन टू कार्बन जो डबल बॉन्ड है जिसको आपने अल्कीन कहा है उसमें रिएक्टिविटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें एस करैक्टर है। बच्चों जितना एस करैक्टर ज़्यादा होगा वो कार्बन अपने पाई बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन को मजबूती के साथ खींचेगी, यानी कि उसकी न्यूक्लियस के ऊपर या न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो गिरफ्त है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो अल्कीन की एस करैक्टर कम है एज़ कम्पेयर टू अल्काइन की, जिसकी वजह से जो अल्कीन है वो मोर रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू अल्काइन की। तो दूसरा पॉइंट आपने यहाँ ये डिस्कस करना है कि जो एस ऑर्बिटल है उसकी वजह से जो रिएक्टिविटी है वो किसकी कम है और किसकी ज़्यादा है। अल्कीन में एस करैक्टर कम है एज़ कम्पेयर टू अल्काइन के, जिसकी वजह से अल्कीन की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अल्काइन की। ये हमने जो बात की है रिएक्टिविटी की, दो फैक्टर डिस्कस किए हैं, एक एक्सपोजर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की और दूसरी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ऑर्बिटल की। और हमने ये बात की है टू वर्ड इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये वाली सिचुएशन होगी। अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल की, तो अगर हम फिर दोनों का कंपैरिजन करें अल्कीन और अल्काइन का, तो इसमें जो अल्काइन है ये मोर रिएक्टिव होगी एज़ कम्पेयर टू अल्कीन की। ये हमने एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन में पढ़ा था कि जो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इसमें से इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होने की वजह से जो कार्बन के पास हाइड्रोजन है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। और आपने फिर भी ये भी कहा था कि जो कार्बन है उसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता था और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। अब वो जो पॉजिटिव चार्ज एज था उसको इजीली डीप्रोटोनेट किया जा सकता था और बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लविंग, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो वो कोई न्यूक्लियस लविंग या न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर इजीली अटैक करके वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करवा सकता था। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल की अगर बात करें तो अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है, और अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो हमारे पास अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव है। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा जो टॉपिक था वो बच्चों कंप्लीट हुआ। आई रियली विश यू पीपल गेट समथिंग फ्रॉम हियर एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।